हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम्स ओन यूज एग्जाम्पशन के बारे में अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने उसको वॉलंटरी ट्राई किया होगा, ठीक है ना। तो चलो सर, सबसे पहले हम लोग अपने जो प्रीवियस डिस्कशन है उसको पहले आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनेंशियल आइटम बेसिकली होते क्या है ना। तो देखो, नॉन फाइनेंशियल आइटम जो है वो आपको पता है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गए, इन्वेंट्रीज हो गई, ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपके नॉन फाइनेंशियल आइटम है। अब ये नॉन फाइनेंशियल आइटम कई बार तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं और ये कई बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं भी होते। एक बात तो हमें इसमें ये सीखनी थी। दूसरी बात, एक इसमें ओन यूज एग्जम्पशन बोल के भी कोई चीज थी, ओन यूज एग्जम्पशन, खुद के यूज के लिए खरीदना, राइट। तो यहां पर आप सब लोगों को आज ये सारी की सारी चीजें मैं क्लैरिफाई करके चलूंगा इस सेशन के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले तो ये नॉन फाइनेंशियल आइटम के अंदर दो चीजें आप लोगों को देखनी होती हैं। पहली होती है आपका नेट सेटलमेंट ऑप्शन, कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेट सेटलमेंट ऑप्शन है कि नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन यदि है तो हमको क्या करना है और नहीं है तो क्या करना है। देखिए, यदि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेट सेटलमेंट ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपका मतलब कवर, उसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो आ ही नहीं सकता। रीजन क्या है? क्योंकि नॉन फाइनेंशियल आइटम अपने आप में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। नॉन फाइनेंशियल आइटम अपने आप में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, कुछ लोग क्या करते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बहाना लेकर उसी के अंदर डेरिवेटिव्स का काम करने लग जाते हैं। जैसे मान लो मैंने 10,000 किलोग्राम गेहूं खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं अब वो गेहूं को क्या करूंगा, एज इट इज वापस बेच दूंगा, ठीक है, खरीदते से ही वापस बेच दूंगा। तो देखो क्या हुआ, 10,000 गेहूं इज नॉट अ नॉन मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वीट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब वीट को खरीदने का ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहूंगा कि नहीं कहूंगा। अब यही तो बात हमको ये वाला टॉपिक सिखाने वाला है कि लोग जहां पर नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेस बनाकर या नॉन फाइनेंशियल आइटम को बेस बनाकर इस चीज के अंदर वो लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का काम करने लग गए थे। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें यहां से आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनने वाली है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि यदि कोई नेट सेटलमेंट ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ये ताकत ही नहीं देता आप लोगों कि आप उसका नेट सेटलमेंट कर लो, तो फिर अगर नेट सेटलमेंट हम लोग नहीं कर सकते तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि फिर डेफिनेटली हमने उसे किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर खरीदा होगा। लेट्स से मुझे वीट चाहिए, तो मुझे वीट के कंजम्पशन के लिए मैंने वो वीट्स को परचेज किया होगा। माइट भी मेरा कोई फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में मेरा कंपनी चल रहा है, तो मेरे लिए वीट क्या है, एक रॉ मटेरियल है, एक इन्वेंट्री है, राइट। मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो होटल इंडस्ट्रीज के लिए वो फूड स्टफ्स है। सो दैट मीन्स कि अगर आपके पास में नेट सेटलमेंट ऑप्शन नहीं है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो चीज हो नहीं सकती। उसे आप पहले ही सेट असाइड कर दीजिए, आपको उसे इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं है। मेन चीज तो दिक्कत कहां पे आएगी, दिक्कत यहां पे आएगी जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट होगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, नेट सेटलमेंट होगा। और जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट होगा तो हमारे पास में कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, देखिएगा जरा। कॉन्ट्रैक्ट्स हैविंग नेट सेटलमेंट ऑप्शन, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें नेट सेटलमेंट है। नेट सेटलमेंट का मतलब क्या सर, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, दोनों के मार्जिन के ऊपर प्रॉफिट कमा लेना, दोनों के मार्जिन के ऊपर प्रॉफिट कमा लेना। तो जिसके अंदर सर नेट सेटलमेंट ऑप्शन है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन है, तो फिर क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? तो देखिए, यहां पर हम लोग ऐसा कह नहीं सकते कि ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ना। यहां पे हम लोग ऐसा कह नहीं पाएंगे कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि यहां पे आपको कुछ चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा फर्दर, आपको चेक करना पड़ेगा फर्दर। तो इसका आंसर मैं यहां पे रादर देन ऐसे लिखते हुए यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं कि चेक फर्दर। क्या चेक करना है फर्दर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया कि हमें इसे अभी फर्दर इवैल्यूएट करना है, राइट। मतलब एज इट इज अपेरेंटली हम लोग ये नहीं कह सकते कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन है ना वो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आई विल टेल यू लेटर ऑन, राइट। नाउ
फिर मेरी बात को और बहुत ध्यान से समझिएगा आप सब लोग। एंटिटी हैज ए हिस्ट्री ऑफ नेट सेटलमेंट। एक ऐसी एंटिटी है जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करती ही इस पर्पज से है कि उसको नेट सेटल किया जाए। देखिए ऐसी एंटिटी के लिए ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगी, बिकॉज पता है कि ये जो लोग नेट सेटलमेंट ही करते हैं वो बिल्कुल भी खुद के यूज के लिए तो नहीं खरीद रहे होंगे। नेट सेटलमेंट का मतलब ये कि मैंने कोई गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कोई कॉपर का कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट, व्हीट का कॉन्ट्रैक्ट किया, राइस का कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी भी कमोडिटी के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं उसकी डिलीवरी नहीं ले रहा। और डिलीवरी ना लेते हुए मैंने क्या कर रहा हूं, मैं उसके खाली प्राइस वेरिएशंस के अंदर या तो मुझे लॉस होगा या मुझे प्रॉफिट होगा, ऐसे काम मैं कर रहा हूं। तो ऐसे काम करने वालों के आड़ में नॉन फाइनेंशियल आइटम भले ही चाहे वो क्यों ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। फिर देखिए कहता है NFI इज रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश। नॉन फाइनेंशियल आइटम जो है ना वो आपका क्या है, बेसिकली रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश है। रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश का मतलब ये कि बेचते ही उसके साथ में मेरे को कैश मिल जाएगा। जैसे गोल्ड क्या है, बेसिकली क्या आपका रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश है। तो मान लो मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मेरा पर्पस तो ये नहीं होगा ना कि मेरे को गोल्ड क्या करना है, कि मतलब मेरे को पहनना है या समथिंग ऑल कंजम्पशन का टाइप का जो मेरा पर्पस जो होता है वो तो नहीं होगा। मतलब मैं खुद के यूज के लिए तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं गोल्ड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं कि उसके अंदर मेरे को कैपिटल गेन हो सके, मैं उसमें प्रॉफिट कमा सकूं। ये मेरे ऑब्जेक्टिव होते हैं जनरली गोल्ड सिल्वर में इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो यदि आपका ये जो NFI है, नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या नॉन फाइनेंशियल आइटम जो है वो रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक फर्दर। आपको फर्दर कुछ चेक करना पड़ेगा। और ये जो फर्दर चेक करेंगे ना अपने लोग, ये मैं आपको अभी बताता हूं कि ये फर्दर चेक होता क्या है। ये जो फर्दर चेक है ना, ये बेसिकली होता क्या है, आई विल टेल यू, ठीक है ना। फिर आता है अपना लास्ट पॉसिबिलिटी, वो कहता है सर एंटिटी परचेज सेल्स नॉन फाइनेंशियल आइटम साइमल्टेनियसली। एंटिटी क्या करता है, नॉन फाइनेंशियल आइटम को परचेज और सेल साइमल्टेनियसली करता है। परचेज का मतलब क्या हुआ, मैंने डिलीवरी ले ली और फिर बाद में मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली उसे वापस सेल भी कर दूंगा। तो सर ये तो वही बात हो गई है ना, ये तो आपका प्रॉफिट कमाने वाला धंधा हो गया ना, क्योंकि आपने परचेज क्यों किया, खाली प्रॉफिट कमाने के लिए। अरे भाई जिस चीज के अंदर मुझे प्रॉफिट कमाना है वो चीज फिर मेरी ओन यूज में क्लासिफाई नहीं हो सकती, इसलिए ये अभी से ही आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सी चीज आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनी और कौन कौन सी चीज में अभी भी हमको फर्दर चेक्स करने हैं। कौन कौन सी चीज आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनी और कौन कौन सी चीजों को आपको फर्दर चेक करना है। तो बताइए, देखो कौन सी बनी। एक तो बी वाला, इसमें आपको कोई भी चीज फर्दर असेसमेंट नहीं करना, ये अपेरेंटली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है। और डी वाला, इसमें भी आपको क्या करना है सर, कोई भी फर्दर चेक नहीं करना, ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है। तो सर व्हाट अबाउट ए और सी। ए और सी के पॉइंट का हमें क्या करना है, ये हमें समझना है कि हमें यहां पर कुछ फर्दर चेक और करने पड़ेंगे। एक बार इसको हम यहीं पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करार नहीं दे सकते, इनके लिए कुछ और देखना होगा। और वो क्या देखना होगा, देखिए उसके लिए हमें देखना होगा कि व्हाट नीड्स टू बी चेक्ड फर्दर। क्या देखना होगा सर, ठीक है। तो व्हाट नीड्स टू बी चेक्ड फर्दर में आपको देखना होगा कि चेक वेदर द एंटिटी हैज रिटर्न बाय सेल ऑप्शन। क्या एंटिटी ने उन कंडीशंस पर बाई या सेल करने का कोई ऑप्शन राइट कर रखा है क्या, वो नॉन फाइनेंशियल आइटम को बाई करने का या वो नॉन फाइनेंशियल आइटम को सेल करने का कोई ऑप्शन जो है वो राइट कर रखा है क्या। इफ योर आंसर इज यस, तो क्या होना चाहिए। और यदि आपका आंसर जो है वो नो में है, राइट, आपने कोई ऑप्शन वगैरह नहीं लिख रखा, तो आपका बेसिकली यहां पर असेसमेंट जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहां पे क्या समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर नेट सेटलमेंट ऑप्शन है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन है, आप नेट सेटल करके निकल सकते हो, फिजिकल डिलीवरी की कोई जरूरत नहीं है, फिजिकल डिलीवरी की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा फर्दर। और ये जो नॉन फाइनेंशियल आइटम है जो रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश है, इसे भी मुझे चेक करना पड़ेगा फर्दर कि
क्या मैंने ऐसे आइटम्स पर कोई बाई सेल ऑप्शन लिख रखा है क्या? बाई सेल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे आइटम को खरीदने या बेचने के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे आइटम को खरीदने या बेचने के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, जिसके अंदर आप फिजिकल डिलीवरी लीजिए या फिर फिजिकल डिलीवरी ना लीजिए। बात डेरिवेटिव की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि बाई सेल ऑप्शन उनके अंदर एम्बेडेड है क्या। ऐसे नॉन फाइनेंशियल आइटम पर आपने या तो उनको खरीदने का या उनको बेचने का कोई ऑप्शन कर रखा है या नहीं, ये बात आपको देखनी है। और इस बात को देखने के बाद में आपके रिजल्ट्स दो आएंगे ऑब्वियसली, या तो आपने रिटर्न कर रखा है बाई सेल ऑप्शन, यस, या फिर आपने बाई सेल ऑप्शन को रिटर्न नहीं कर रखा है। समझ रहे हो ना? तो ऐसी कंडीशन में मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप सब लोग, ऐसी कंडीशन में मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैं आपको सबसे पहले नो वाले एरिया में लेके चलता हूं। मैंने कोई भी बाई सेल ऑप्शन नहीं लिख रखा। अब क्या मुझे करना है सर? फर्दर मुझे क्या देखना है? फर्दर मुझे देखना है वेदर द क्वांटिटी इज एज पर द ओन यूज रिक्वायरमेंट। ये देखिए कि अगर आपने कोई बाई सेल ऑप्शन नहीं लिख रखा, इसका मतलब तो फिर बाद में उस क्वांटिटी को तो आप कंज्यूम करोगे, है ना। अगर आपको उस क्वांटिटी को बेचना नहीं है, राइट, आपको उसके ऊपर कोई प्रॉफिट्स नहीं कमाना, राइट, अदरवाइज ट्रेडिंग कर तो आप उसे कंज्यूम ही करेंगे ना। तो कंज्यूम करेंगे तो आप देखिए क्या वो क्वांटिटी जो भी आप NFI की खरीद रहे हो, क्या वो ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए है? क्या वो आपकी ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए है? यदि वो ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए है तो मैं आपको बता देता हूं, दिस वोंट बी अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ में आप लोगों को? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ओन यूज, दैट मीन्स कंजम्पशन के लिए ये क्वांटिटी खरीदी है, और इसी को हम कहते हैं ओन यूज एग्जेम्पशन। और ये ओन यूज एग्जेम्पशन आपको कब मिलेगी पता है? ये ओन यूज एग्जेम्पशन आपको तब मिलेगी जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन है और वो रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश भी है, लेकिन स्टिल आप उसे अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो। तो ये स्टैंडर्ड कहता है चलो भाई रिलैक्सेशन ले लो, यहां पर आपके क्वांटिटी को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करार नहीं देंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करार नहीं देंगे। कॉन्ट्रैक्ट टू बाई नॉन फाइनेंशियल आइटम आपका ये क्या हो जाएगा? नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये भी आपका क्या हो जाएगा? नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। ये वाली बात बहुत इजी है, क्योंकि यहां पर आपका वैसे भी कोई इंटेंशन नहीं है इसको फर्दर बाई सेल करने का, और यहां पर आपकी ये जो क्वांटिटी आ रही है, ये सारी की सारी आपकी जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी आपके खुद के ओन यूज कंजम्पशन के लिए है। किसके लिए है? ओन यूज कंजम्पशन के लिए। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझते हैं, अभी सिर्फ इतना ही समझते हैं। और मैं यहां पर आपको ले चलता हूं, एक सेकेंड रुकिए, अपने मॉड्यूल में। देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, ये है अपना पेज नंबर 12.24, ठीक है ना, पेज नंबर 12.24। यहां पे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। एबीसी लिमिटेड, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाई 100 टन्स ऑफ कोको बीन्स एट 1000 पर टन। अब ये कोको बीन्स क्या है सर? ये कोको बीन्स हमारे लिए कोई ना कोई सामान है, इन्वेंट्री हो सकता है या कोई कमोडिटी हो सकता है, बट फॉर श्योर ये कोको बीन तो NFI तो जरूर है। ये कोको बीन हमारा क्या है? नॉन फाइनेंशियल आइटम जरूर है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट टू बाई? इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेंगे? क्या ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या फिर ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? इस बात का असेसमेंट हम लोग ने अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये कहता है देखो, फॉर डिलीवरी इन 12 मंथ्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में डिलीवरी है, बताइए इस क्वेश्चन के अंदर डिलीवरी है कि नहीं है? मतलब डिलीवरी तो लेना ही है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेट सेटलमेंट ऑप्शन नहीं है। अगर क्वेश्चन में डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर नेट सेटलमेंट ऑप्शन नहीं होगा, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, फिर देखते हैं। ऑन द सेटलमेंट डेट द मार्केट प्राइस फॉर कोको बीन्स इज 1500 पर टन।
ये कहता है इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेटल्ड नेट इन कैश एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ कोको बीन्स, यहीं तक पढ़ते हैं। अगर नेट सेटलमेंट ऑप्शन नहीं है तो सर इसे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर दीजिए, पहले दिन से ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्कोप से बाहर कर दीजिए। रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। आई बात समझ में आप सब लोगों को? तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं बन पाएगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर नेट सेटलमेंट ऑप्शन नहीं है तो दैट विल बी नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक बात तो यहीं पे खत्म होगी। तो देखो ये क्या कहता है, इन लाइन विद एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्टेड परचेज यूजेज रिक्वायरमेंट है, तो कहता है देन ओन यूज एग्जेम्पशन अप्लाइज, आपकी ओन यूज एग्जेम्पशन लगेगी। तो इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंड AS 109। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या कि मुझे भविष्य के अंदर इसकी डिलीवरी लेनी है, राइट? मैं आपको पैसा दूंगा, आप मुझे कोको बीन्स देंगे। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां बोथ पार्टी के अपने अपने सेट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो पर्टिकुलर डेट को आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। यानी दोनों पार्टी को अपनी अपनी एग्जीक्यूशन करनी है जो फ्यूचर डेट के ऊपर होगी। तो सर फ्यूचर डेट को आ जाने दीजिए, ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग हम लोग कतई नहीं करेंगे यदि इसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एलिमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन चलो ये कहता देखो शैल नॉट बी अकाउंटेड एज ए डेरिवेटिव। इसने कह दिया ना कि अकाउंटेड डेरिवेटिव अकाउंटिंग नहीं होगी। लेकिन मैं आपको इसमें यह कहता हूं, इसी क्वेश्चन में ये नेट सेटलमेंट ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। चलो नेट सेटलमेंट ऑप्शन है, आप चाहो तो इसे नेट सेटल कर सकते हो, है ना? आप चाहो तो इसे नेट सेटल कर सकते हो और आप चाहो तो डिलीवरी भी ले सकते हो। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा बताओ? सेम क्वेश्चन है और मैं आपको नेट सेटलमेंट ऑप्शन दे देता हूं। सेम क्वेश्चन है और मैं आपको नेट सेटलमेंट ऑप्शन इस क्वेश्चन में दे देता हूं। तो हमारे आंसर्स किस प्रकार से आएंगे? तो हमारे आंसर्स इस प्रकार से आएंगे। हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर नेट सेटलमेंट ऑप्शन है तो मैं इसको इमीडिएटली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई नहीं करूंगा, फिर मैं क्या चेक करूंगा? वही मैं बात आपको यहां पे पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। यदि आपके पास में नेट सेटलमेंट ऑप्शन है तो आपको फर्दर क्या चेक करना है कि क्या सर आपने और कोई बाई सेल ऑप्शन राइट कर रखा है? क्या आपने कोई और इसका बाई सेल ऑप्शन राइट कर रखा है? दैट मीन्स आप डिलीवरी लेके किसी और को बेच दो, है ना? ऐसा हो सकता है ना कि कोई आदमी बोले कि चलो ठीक है नेट सेटलमेंट ही तो नहीं करना, डिलीवरी ले लेते हैं और वही डिलीवरी लेकर हम किसी दूसरे को बेच देंगे। इसका मतलब फिर वो ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए तो नहीं है। अगर ये ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए होगा तो ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है सर, अदरवाइज इट विल बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अदरवाइज इट विल बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आ गई बात समझ में आप सब लोगों को? यदि आप ये प्रूव कर देते हो कि ओन यूज एग्जम्पशन अब नहीं लग सकती, और वो तब लगेगी जब आपने कोई साइमल्टेनियसली रिटर्न बाई सेल ऑप्शन लिख दिया है, आप उसकी डिलीवरी लेकर साइमल्टेनियसली उसे क्या कर देते हो, सेल कर देते हो किसी दूसरे पार्टी को, तो फिर ओन यूज एग्जम्पशन नहीं लग पाएगी। और ऐसी कंडीशन के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये है ना? ये आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में है ना? तो आपको यहां तक मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। सर अब ये जो पार्ट है, आपने कोई बाई सेल ऑप्शन राइट कर ही रखा है, आपने बता ही दिया है कि कोई बाई सेल ऑप्शन आपने राइट कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने कोई बाई सेल ऑप्शन राइट कर रखा है तो इट विल बी क्लियरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब तो लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी सर, क्योंकि इट विल क्लियरली बी अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज आप क्या कर रहे हो, ऐसे नेट सेटलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिलीवरी लेकर भी आप साइमल्टेनियसली क्या कर लेते हैं, साइमल्टेनियसली उसका वापस या सेल कर देते हैं, बाई कर देते हैं, जो भी है। तो कहने का मतलब यहां पर आपका यूज, आपका इंटेंशन जो है वो ओन यूज का होना चाहिए। अगर ये ओन यूज का इंटेंशन नहीं हुआ तो आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना? अगर मैं इसको क्रक्स के अंदर कहूं, इन सारी चीजों को मैं स्प्लिट ना करते हुए अगर वन लाइन में कंक्लूजन दूं इस ओन यूज एग्जम्पशन का, तो वो यही है, ओन यूज एग्जम्पशन तभी लगेगी जब या तो
उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेट सेटलमेंट ऑप्शन है ही नहीं, तब तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा और ओन यूज एग्जम्पशन भी लग जाएगी। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन है और कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली बेचा खरीदा जा सकता है, रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है, तो उसके लिए आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा कि कहीं एंटिटी ने कोई बाय सेल ऑप्शन तो राइट नहीं कर रखा। अगर बाय सेल ऑप्शन राइट कर रखा है तो आपको वो पर्टिकुलर चीज हो जाएगी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मैंने कोई बाय सेल ऑप्शन राइट नहीं किया है सर, मैं नहीं चाहता इसको फर्दर बेचना या खरीदना, तो मेरा क्या ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए है क्या ये? मतलब कोको बीन्स मेरे बिजनेस में काम आएगा क्या? सबसे पहले ये पूछना आप अपने आप को। कोको बीन्स आपके बिजनेस का पार्ट है क्या? कोको बीन से क्या आप कोई कॉफी वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, राइट? यानी जिस चीज को हम परचेज कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस पर्पज में काम आएगा। तो अगर आएगा तो फिर वो ओन यूज रिक्वायरमेंट का पार्ट बनेगा। इसके लिए ओन यूज एग्जम्पशन आपको मिलेगी और आप फिर उस चीज को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई नहीं करेंगे। किसको? वो कॉन्ट्रैक्ट को। कोको बीन्स तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कोको बीन्स और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कोको बीन्स पे आपका ये जो है अपना मुद्दा जो चल रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि ये जो ओन यूज रिक्वायरमेंट है वो क्या है। और सर यदि आपकी ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए आप लोगों ने इन चीजों को नहीं खरीदा है तो फिर बाद में वो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फिर बाद में वो आपका क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आगे बात समझ में? हाँ जी। तो यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पे एक एक्सेप्शन और दिया गया है और इस एक्सेप्शन को हम लोग इंड एस 109 में डील करेंगे। इससे हम कहते हैं अकाउंटिंग मिसमैच। ये एक्सेप्शन है एक, यहां पर एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है अकाउंटिंग मिसमैच, लेकिन इट विल बी डेल्ट इन अपकमिंग स्टैंडर्ड इंड एस 109। अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि ये एक्सेप्शन क्या होती है और ये अकाउंटिंग मिसमैच जो है ये होता क्या है। तो इट विल बी अ सस्पेंस फॉर अस एज ऑफ नाउ एंड इट विल बी डेल्ट विथ इंड एस 109। ठीक है, चलिए इसके बाद में मैं आपको बताता हूं। ये एक्सेप्शन जो है मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना? ये वाला जो एक्सेप्शन है मैं यहां पे लिख देता हूं। किसका एक्सेप्शन है ये? इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सेप्शन है, ठीक है ना? ओके सर, यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में डिविजिबल क्वांटिटी हुई तो थोड़ा ओन यूज एग्जम्पशन और थोड़ा डेरिवेटिव, जहां पे मैं थोड़ा कोको बीन्स को मैं कॉफी बनाने के काम भी ले लूंगा और एक्स्ट्रा कोका बीन्स जो बचेंगे मैं उसको फिर बाद में मार्केट में बेच दूंगा, प्राइस वेरिएशन पे प्रॉफिट कमा लूंगा। समझ रहे हो? तो कहता है ओन यूज क्वांटिटी नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आप उसे डिवाइड कर सको तो ओन यूज क्वांटिटी नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर क्वांटिटी विल बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, है ना? अदर क्वांटिटी के लिए वो आइटम आपका क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर प्रोसेस इज सिंप्लीफाइड। बराबर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये सारी की सारी बातें जो है यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से यहां पे लिखी हुई है। ये सारी बातें आपको यहां पे मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम, अगर आप इसे रीड करेंगे तो हमने जो जो बातें पढ़ी हैं वही बातें आप सबको यहां पर देखने को मिलेगी, राइट? ठीक है ना? तो ये हुआ सर हमारा नॉन फाइनेंशियल आइटम के ऊपर अपना डिस्कशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूं अपने पेज नंबर 28 पे, क्योंकि अपने जितने भी टॉपिक्स बचे हैं ना वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपने को भी खत्म करने हैं। तो मैं आपको 28 पेज पे ले चलता हूं। आगे सर, हाँ जी, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट? देखिए 28 पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अब देखिए बेसिकली हमारा इंड एस 32 जो है वो मेजरली पूरा कवर हो चुका है एक्सेप्ट सम फ्यू रेजिडुअल टॉपिक्स। तो अब अपने जो भी क्वेश्चंस पिकअप करेंगे ना सारे क्वेश्चंस हमसे हो जाएंगे, चिंता ना करेंगे। देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विद मैंडेटरी डिविडेंड, ये आपके पास में हेडिंग है, राइट? अगेन हेडिंग से कोई लेन देन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लिमिटेड इश्यूज प्रेफरेंस शेयर्स टू बी लिमिटेड, जो होल्डर है। Those preference shares are redeemable at the end of 10 years from the date of issue and entitle the holder to a cumulative dividend of 15% per annum.
द रेट ऑफ डिविडेंड इज कमेंसुरेट विद द क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इशुअर, एग्जामिन द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखिए सर, प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल है, यानी प्रिंसिपल तो रिडीम होगा, डिविडेंड जो है वो क्यूमुलेटिव हो चुका है और मैंडेटरी भी हो चुका है। सर दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एंड आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द डिविडेंड इन कैश, राइट। सो दोनों चीज देनी पड़ेगी सर, दोनों की दोनों कंपोनेंट हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। फिर देखिए, एक्स कंपनी जिसने डिबेंचर इशू किए होल्डर को, दोज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इंटरेस्ट जो है 15% पर एनम लगाया जाएगा, पेबल एट द डिस्क्रिशन। बताइए क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट जो है डिस्क्रिशन पे है, चाहे तो देंगे चाहे तो ना देंगे, बराबर। तो ये अकाउंटेंसी नहीं है सर, दिस इज द न्यू अकाउंटेंसी वर्ल्ड। यहां पे देखिए, आप उसे इंटरेस्ट बोलो या ना बोलो, जेन्युइनली वो इंटरेस्ट है कि नहीं, इसका तो उत्तर जो है वो इंड एस 32 आपको देगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म विल टेल यू द आंसर। ये जो इंटरेस्ट है डिस्क्रिशन पे, डिस्क्रिशन का मतलब यू हैव नॉट एनी ऑब्लिगेशन राइट एज ऑफ नाउ टू मेक गुड द डिविडेंड। तो बेसिकली ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके पास में जब कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो वो ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो लायबिलिटी नहीं है। फिर डिविडेंड जो है ना, ये सॉरी डिबेंचर का जो इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट this is not forming part of your P&L and it will not be disclosed in the finance cost in the statement of P&L। finance cost में नहीं आएगा, ये नाम का ही इंटरेस्ट है, बाकी तो ये डिविडेंड है। मन किया तो देंगे, मन किया तो नहीं देंगे, क्योंकि डिस्क्रिशन है ना। तो डिबेंचर इंटरेस्ट, अब डिबेंचर इंटरेस्ट नाम से तो डिबेंचर इंटरेस्ट है, लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म के अंदर ये है एडजस्टमेंट इन इक्विटी, एडजस्टमेंट इन इक्विटी, और आप लोग इसे ट्रेडिशनल भाषा में क्या कह सकते हो, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये है सर नई चीजें। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये डाइजेस्ट हो रही होगी, क्योंकि ये काफी चीजों, इन सारी चीजों पे हमने डिस्कशन अच्छे से कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी कंपनी लिमिटेड ये कहता है जिसने लोन लिया है क्यू कंपनी से, ओके, द लोन इज परपेचुअल एंड एंटाइटल्स द होल्डर टू फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। परपेचुअल लोन है और 8% फिक्स्ड इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो देखिए, जो सर लोन जो परपेचुअल है ना, लोन जो परपेचुअल है, इसका मतलब लोन को आपको रीपे नहीं करना, और अगर आपको रीपे नहीं करना तो लोन का प्रिंसिपल कंपोनेंट आपका इक्विटी हो सकता है, लेकिन ब्याज आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। इंटरेस्ट आपका क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी, बिकॉज इंटरेस्ट देना है, वो तो डिस्क्रिशन पे नहीं है ना, तो इसका मतलब इंटरेस्ट आपको देना है। तो चलो ये भी हो गया। फोर्थ इलस्ट्रेशन में आइए। डज द लैक ऑफ एक्सेस टू फॉरेन करेंसी और द नीड टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर पेमेंट फ्रॉम ए रेगुलेटरी अथॉरिटी विल लीड टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब देखो सर, ये एक नई चीज आ गई, ये एक नई चीज आ गई है, राइट। तो ये कहता है कि आपके पास में फॉरेन करेंसी का लैक है, यानी फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस। तो देखिए सर, ये रेस्ट्रिक्शन है, ये तो सर स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन है, कानूनन बाधाएं हैं, ये आपके क्लासिफिकेशन को नेगेट कभी नहीं कर सकती। क्लासिफिकेशन की शर्तें वही रहेगी जो हम लोगों ने पढ़ी है। क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शंस के अंदर, फॉरेन करेंसी के अंदर कुछ रिपैट्रिएशन रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, तो आने दीजिए। इन सब चीजों से आपके ओरिजिनल कोर क्लासिफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये कह रहा है ना, देखो, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू सेटिस्फाई अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। मैं अभी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा बिकॉज आई कैन नॉट इश्यू फॉरेन करेंसी, तो उस कंडीशन के अंदर मेरी लायबिलिटी तो लायबिलिटी ही होगी। तो देखिए, कहता है लैक ऑफ एक्सेस टू फॉरेन करेंसी और द नीड टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर पेमेंट फ्रॉम ए रेगुलेटरी अथॉरिटी डज नॉट निगेट द एंटिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और द होल्डर्स कॉन्ट्रैक्चुअल राइट अंडर द इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो होगा ही फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है ना। नाउ ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देखिएगा जरा। डी लिमिटेड इश्यूज प्रेफरेंस शेयर्स टू जी लिमिटेड, द होल्डर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट, होल्डर के पास में ऑप्शन है कन्वर्ट करने का, दीज प्रेफरेंस शेयर्स टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इश्यूअर एनी टाइम अप टू अ पीरियड ऑफ 10 years। बेसिकली ऑप्शन किसके पास में है, सिंपल सी बात बताइए, ऑप्शन किसके पास में है, ऑप्शन है होल्डर के पास में।
तो हमारे पास तो नहीं है सर ऑप्शन। इसका मतलब अगर होल्डर के पास में ऑप्शन है तो हमें एंटायर इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंशियल लायबिलिटी में लाना पड़ेगा। अब वो जिस दिन फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी कैश ना लेके अगर इक्विटी लेना चाहता है तो हम उस दिन उस लायबिलिटी को रोटेट कर इक्विटी में बना देंगे। लेकिन होल्डर के पास में ऑप्शन है ना, तो होल्डर मान लो कैश मांगेगा हमसे, तो क्या हम उसको मना कर पाएंगे? तो हमारा ये ऑब्लिगेशन है, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, हम उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे, बराबर। तो ये तो मुझे देना ही पड़ेगा। इसलिए अगर होल्डर ये जो ऑप्शन जो है ये होल्डर के पास ना होकर इश्यूअर के पास होता तो फिर बाद में हम लोग उसका क्लासिफिकेशन इक्विटी करते, ठीक है ना। तो ये कहता है भाई सीधी बात है, इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज बाय द होल्डर द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 10। ऑब्वियसली बात है, अगर ऑप्शन आप एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। लेकिन भले ही चाहे आप उसे रिडीम कीजिए या ऑप्शन देखिए, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। आगे बात समझ में आप सब लोगों को, ठीक है ना। तो देखो ये कहता है इंस्ट्रूमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन दैट इज कंडीशनल ऑन होल्डर एक्सरसाइजिंग इट्स राइट टू रिडीम, और दूसरा है कन्वर्जन ऑप्शन विद द होल्डर। ये एक नई चीज है कि यहां पर ये कन्वर्जन ऑप्शन विद द होल्डर, कन्वर्जन ऑप्शन विद द होल्डर का मतलब क्या हुआ, इसे हम कहेंगे एम्बेडेड डेरिवेटिव। एम्बेडेड डेरिवेटिव आगे चलकर इंड AS 109 में हम इसका वैल्यूएशन अकाउंटिंग सीखेंगे। एम्बेडेड डेरिवेटिव का मतलब ये है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, डेफिनेटली ये प्रेफरेंस शेयर्स आपके ऑप्शन अगर इसमें मिला है तो सस्ते खरीदे होंगे। मतलब यहां पर इसका जो डिविडेंड का रेट है वो कंपैरेटिवली मतलब वेरी कर रहा होगा बाकी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, क्योंकि यहां पे मुझे प्रेफरेंस शेयर जो है ना वो क्या है ना, कन्वर्टिबल मिले हैं, कन्वर्टिबल ऑप्शन के साथ में मिले हैं। ये कन्वर्जन का मेरे पास में ऑप्शन भी आया है। तो अगर कोई कंपनी आपको कन्वर्ट कराने का ऑप्शन दे रहा है तो इसका मतलब वो मार्केट प्राइस से तो आपको दूसरे दाम पर ही वो शेयर इश्यू करेगा ना, राइट। तो इसका वैल्यूएशन हम लोग निकालेंगे इंड AS 109 में, तो वहां पर अपने को इस पर ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि सर ये एम्बेडेड डेरिवेटिव को सेपरेट कैसे किया जाएगा और इसके अंदर ये जो ऑब्लिगेशन है वो बेसिकली सेपरेट कैसे किया जाएगा। तो लेट्स मेक इट दिस इलस्ट्रेशन इन इंड AS 109 अपकमिंग स्टैंडर्ड। तो वहां पे इसके ऊपर हमारी और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारा ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर आपका फर्स्ट कंपोनेंट है वो तो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है, पूरा का पूरा वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट, द एंटिटी डज नॉट हैव द अनकंडीशनल राइट टू अवॉइड डिलीवरिंग कैश। मेरे पास में ऐसा कोई राइट नहीं है जिससे मैं कैश को अवॉइड कर पाऊं। दूसरा जो है वो कहता है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन उसकी वैल्यू कैसे निकाले, इसलिए ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वी विल ऑल्सो एनालाइज द अदर कॉम्पोनेंट, द कन्वर्जन ऑप्शन विद द होल्डर, एंड वी विल एक्सप्लेन द नेचर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंटायरिटी। बेसिकली ये 109 में डील होगा, ठीक है ना। लेकिन जो 32 वाला पार्ट है वो तो आप समझ ही गए होंगे ना कि 32 के बेसिस पर इसका एनालिसिस, इसका जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होने वाला है, ठीक है ना। ओके, नाउ वी हैव सिक्स्थ इलस्ट्रेशन। ये कहता है LMN लिमिटेड इश्यूज प्रेफरेंस शेयर्स टू PQR। दीज प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूज। ओके, सो प्रेफरेंस शेयर्स है आपके, रिडम्पशन होगा इनका, कैश में होगा। कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो प्रोवाइड ए सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव टू द इश्यूअर वेयर बाई इट कैन बी ट्रांसफर अ पर्टिकुलर कमर्शियल बिल्डिंग टू द होल्डर whose value is estimated to be significantly higher than the cash settlement amount. Examine the nature of financial instrument. अब एक बार बताओ, यहां पर ये कह रहा है कि रिडम्पशन के बदले आपको बिल्डिंग दे देंगे, यानी कैश देने के बजाय आपको क्या दे दिया जाएगा, बिल्डिंग। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये जो लाइन है इसे आप अंडरलाइन कीजिए। ये कहता है कि इसके पास में एक सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव है, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन का एक सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव है हमारे पास में, whereby it can transfer a particular commercial building to the holder। हम एक कमर्शियल बिल्डिंग ट्रांसफर कर देंगे होल्डर को, whose value is estimated to be significantly higher than the cash settlement amount। और उसकी वैल्यू जो है वो हायर है। ओके, मेरे पास में ये ऑप्शन है, ईश्वर के पास में ये ऑप्शन है,
मैं चाहूं तो उसे क्या कर सकता हूं, कैश के अलावा बिल्डिंग दे सकता हूं जिसकी वैल्यू कैश से ज्यादा होगी। तो अब आप लोग बताइए कि ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस नेचर का है, क्या ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फिर नहीं। ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। द आंसर इज यस सर, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। देखो, सच प्रेफरेंस शेयर्स आर फाइनेंशियल लायबिलिटी बिकॉज द एंटिटी कैन अवॉइड अ ट्रांसफर ऑफ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट ओनली बाय सेटलिंग द नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब ये कि आप कैश को अवॉइड तभी कर सकते हो जब आप इसे बिल्डिंग दोगे। जब आप इसे क्या देंगे, बिल्डिंग देंगे। अगर आप बिल्डिंग देंगे तो बिल्डिंग भी तो देना एक प्रकार का ऑब्लिगेशन का सेटलमेंट करने के बराबर है ना। यदि आप इसे बिल्डिंग दे देंगे तभी तो इस कैश को अवॉइड किया जा सकता है। इसका मतलब हम इस कैश को तो डिनाई कर ही नहीं सकते सर, हम इस कैश को तो, ये कैश का पेमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा। ये एक ही कंडीशन में नहीं कैश का पेमेंट हो सकता है, यदि हम इन्हें बिल्डिंग दे दें कि भाई जाओ तुम लोगों को मैं क्या करता हूं, बिल्डिंग दे देता हूं, चलो तुम लोग बिल्डिंग रख लो और अपने प्रेफरेंस का रिडम्पशन मान लो। तो एक बात बताओ, अगर आप ये बिल्डिंग इन्हें दे रहे हैं तो बिल्डिंग देने से आपका बाद में कैश का ऑब्लिगेशन हट जाएगा। लेकिन वही बात है ना, आपका बिल्डिंग तो गया ही ना सर, यहां पर आपका बिल्डिंग तो गया ही ना गया। तो यही तो कहता है कि आपका the entity can avoid a transfer of cash or another financial asset only by settling the non-financial obligation। ये non-financial obligation को सेटल कर कर ही आप इसे क्या कर सकते हो, हाँ, कैश के आउटफ्लो को बचा सकते हो। इसलिए इसकी हेडिंग क्या है, देखिए कहता है सेटलमेंट अल्टरनेटिव्स इज नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो सेटलमेंट का ऑल्टरनेटिव जो है ना वो एक नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। तो ये तो ऑल्टरनेटिव है सर, बेसिक पेमेंट तो आपको कैश में ही करना है ना। यू आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल टू पे कैश, लेकिन आपके पास में एक सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव है जहां आप उसे क्या कर सकते हो, कैश के बजाय आपका कोई नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट इज नॉन फाइनेंशियल एसेट देकर उसको रवाना कर सकते हो, राइट। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हुआ अपना डिस्कशन। इसके बाद में अपने लोग चलते हैं पेज नंबर 45 पे, वहां कुछ पेंडिंग है हमारे क्वेश्चंस। इसके बाद में हम लोग चलते हैं पेज नंबर 45 पे, वहां पे हमारे कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस पड़े हैं। ओके, तो यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है। सेटलमेंट ऑप्शंस, when a derivative financial instrument gives one party a choice over how it is settled, it is a financial asset or financial liability unless all of the settlement alternatives would result in it being an equity instrument। देखिए ये कह रहा है कि सेटलमेंट ऑप्शन जो है ना, भले ही चाहे किसी के पास कितने भी क्यों ना हो, सारी पॉसिबिलिटीज यदि ऐसी हो जाए कि सर इक्विटी शेयर से इश्यू करेंगे, और इस बात के लिए आप 100% श्योर हो जाओ, सारी पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाए कि सर हम लोग इक्विटी शेयर इश्यू करने वाले हैं, और इस बात के लिए हम लोग अगर 100% श्योर हो गए तो फिर बाद में वो चीज आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। अदरवाइज जरा सी भी कंटिंजेंसी है, हमने पढ़ा था ना कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन, है ना, वही चीज है ये। जरा सी भी कंटिंजेंसी हुई ना तो ये सेटलमेंट ऑप्शन भले ही चाहे कितने भी क्यों ना हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी ही कहलाएगा। यही बात इसने यहां पे लिखी है, अनलेस ऑल ऑफ द सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव्स वुड रिजल्ट इन इट बीइंग इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, ये कहता है फॉर इंस्टेंस शेयर ऑप्शन दैट द इश्यूअर कैन डिसाइड टू सेटल नेट इन कैश और बाय एक्सचेंजिंग इट्स ओन शेयर फॉर कैश इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये इसको हम कहते हैं, बेसिकली इसे सार कहा जाता है, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। शेयर ऑप्शन की तरह ही होता है ये, बुकिंग वैसे ही होती है, शेयर बेस्ड पेमेंट में हम लोग पढ़ेंगे।
स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि स्टॉक की जितनी वैल्यू बढ़ गई है आप उतने का कैश ले लीजिए या फिर शेयर्स ले लीजिए, है ना। जितनी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है एम्प्लॉयज को ये कहा जाता है कि आप उसका या तो क्या ले लीजिए, कैश ले लीजिए बढ़ी हुई वैल्यू का, राइट। आपको मान लो मैं एक कंपनी का शेयर देता हूं 10 रुपए पर, मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 100, तो आपके लिए फायदा 90 का हो गया ना। तो एक काम करिए ना, आप अपना शेयर जो है वो 10 रुपए का शेयर जो है उसके बदले 90 रुपीज कैश ले लीजिए, या फिर आप कंपनी का एक शेयर ले लीजिए 100 रुपए वाला पूरा, उसे मार्केट में बेच देना 100 रुपए में, तो भी आपको क्या मिलेगा 10 का नेट प्रॉफिट, तो 90 का नेट प्रॉफिट, समझ रहे हो ना। तो स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, अब क्या ये स्टॉक अप्रिसिएशन राइट मेरे लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो ये बातें तो हम शेयर बेस्ड पेमेंट में करेंगे, लेकिन यहां के लिए समझिए कि जब तक सारी की सारी कंटिंजेंसीज इक्विटी शेयर ही इशू कराने के लिए चली गई है, 100% श्योरिटी आ गई है कि कंट्रैक्ट के अंदर आपका सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर से होगा, तो उसी केस के अंदर वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या मानी जाएगी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज वो क्या होगी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, ये अपना हो चुका है, ये अपना ऑलरेडी हो चुका है, मैंने काफी बार डिस्कस कर लिया है ये कि सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसके ऊपर हमने काफी अच्छे से टाइम डिवोट कर ये सारे प्रोविजंस को पढ़ा है। सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट टू एक्वायर था और कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर था, है ना, ऐसे करके पढ़ा था ना। तो ये सारी की सारी वही चीजें हैं। यहां पे आता है आपका राइट इश्यू ऑप्शन और वारंट्स टू एक्वायर एंटिटीज ओन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एनी करेंसी, तो ये एक वही है, एक तो सर एक्वायर वाला है और एक है डिलीवर वाला, तो जो हमने यहां पे ऑलरेडी कवर कर लिया था। इसकी रीडिंग लगा लेना आप सब लोग, है ना, यहां पे इन सबको रीड कर लेना, एक बार इनको रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। ये जो पार्ट मैंने आपको बताया था ना, ये वही पार्ट है और मॉड्यूल वालों ने उसको काफी जगह पे स्प्लिट कर रखा है। ये देखिए, ये था ना अपना कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहां पे मैंने जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक्स आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो ये पार्ट भी अपना यहां पे होता है कंप्लीट। ठीक है, ओके। चलो अब आप सब लोग आ जाइए अपने 47 पेज पे, 47 नंबर पेज पे आइए। 28 वाला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं क्या है। P लिमिटेड जो है टेक्स अ लोन फ्रॉम Q लिमिटेड एंड लोन इज परपेचुअल एंड एंटाइटल्स द होल्डर टू फिक्स्ड इंटरेस्ट 8% पर एनम। एग्जामिन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये तो वही है ना। अगर आपका परपेचुअल लोन है तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट तो इक्विटी हो सकता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो रिपीटेड नेचर के भी काफी सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बराबर है। ठीक है ना, चलिए हो गया सर, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ये। यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका इक्विटी भी है और आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है, तो जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों होते हैं ना तो उसको हमने लोग कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ज्यादा इसका डिटेल डिस्कशन इंड AS 109 में करेंगे। इलस्ट्रेशन 29, ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंटिन्यूड फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये देखिए क्या कह रहा है, डी लिमिटेड इश्यूज प्रेफरेंस शेयर्स टू जी। ओके, डी ने जी को प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। द होल्डर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट दीज प्रेफरेंस शेयर्स टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। होल्डर के पास ऑप्शन है ना, बात ही खत्म। होल्डर के पास ऑप्शन है फाइनेंशियल लायबिलिटी, पूरा का पूरा क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द होल्डर, रिडीम। अरे वापस रिपीट हो रहे हैं ये, है ना, एकदम सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वही है, देखिए एक तो है जिसके अंदर आपको रिडेम्पशन का पूरा रिडीम करना पड़ेगा, और एक है आपका कन्वर्जन ऑप्शन। ये आपका क्या कहलाएगा सर, इसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव है। डिटेल एम्बेडेड डेरिवेटिव का वैल्यूएशन 109 में करेंगे, बराबर सेम ही चीज है। स्प्लिट अकाउंटिंग सर हम यहां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्प्लिट अकाउंटिंग ही 109 का पार्ट है। 109 आपको सिखाता ही ये है कि स्प्लिट अकाउंटिंग करिए,
यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो स्प्लिटिंग करो उनकी और वैल्यू निकालो। तो कैसे करते हैं स्प्लिट अकाउंटिंग, ये 109 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी दैट मीन्स हमारा जो नया स्टैंडर्ड होगा इसके बाद वाला, वहीं से इस टॉपिक को पिकअप करेंगे, ठीक है। तो टुडे वी आर मेकिंग श्योर कि इंड एस 32 का जो भी एरिया है वो अपना पूरा क्लीन हो जाए। भाई परपेचुअल लोन विद मैंडेटरी इंटरेस्ट, कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा, है ना। परपेचुअल लोन विद मैंडेटरी इंटरेस्ट, अच्छा इसमें वैल्यू निकालने के लिए भी कहा है, इसलिए ये 109 का ही पार्ट है, इसको 109 के साथ में कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें इन लोगों ने वैल्यूज वगैरह निकाली है ना, तो वैल्यूज हम लोग अभी नहीं निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे हम लोग 109 के फंडामेंटल सेशन में, जहां पे अपने लोग पहले बात ही यही करेंगे कि वैल्यूज कैसे निकालनी है, ठीक है ना। और सेपरेशन ऑफ नॉन इक्विटी एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का सेपरेशन वगैरह है जो ये कैसे किया जाता है, ये भी 109 का ही पार्ट है, तो इसे 109 में रहने दीजिए। कन्वर्जन और अर्ली सेटलमेंट, इसको भी 109 में करेंगे हम लोग, कन्वर्जन और अर्ली सेटलमेंट को, ठीक है जी सर। और ये आता है अपना ट्रेजरी शेयर्स, ट्रेजरी शेयर्स हम लोग कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि ट्रेजरी शेयर्स जो है इंडिया में पॉसिबल नहीं है, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते खुद के शेयर्स में, इसलिए इन केस यदि मान लीजिए आपने कभी भी इक्विटी शेयर्स खुद के एक्वायर किए, बाईबैक भी हुआ है, तो ट्रेजरी शेयर्स को आपके इक्विटी से रिड्यूस करके दिखाया जाता है ना। इस पे चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, ट्रेजरी शेयर्स पे चर्चा हो चुकी है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आता है अपना इंटरेस्ट डिविडेंड लॉस और गेन, इंटरेस्ट डिविडेंड लॉस और गेन, एक तो ये पॉइंट, ठीक है, एक ये बचता है अपना, एक ऑफसेटिंग का पॉइंट बचता है और एक बचता है कार्व आउट। अपना अब जो पॉइंट बच रहा है, एक तो बच रहा है आपका इंटरेस्ट का पॉइंट बच रहा है, एक ऑफसेटिंग का पॉइंट बच रहा है, एक कार्व आउट का पॉइंट बच रहा है। ये तीन चीज अपनी अब इंड एस 32 में पेंडिंग है, ठीक है ना। ये तीन चीज आपकी इंड एस 32 में पेंडिंग है। इसके लिए आपका एक नेक्स्ट वीडियो और होगा एंड दैट विल बी द कंक्लूडिंग वीडियो ऑफ इंड एस 32। पोस्ट दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद इंड एस 109। यहां पे अपने को ये 3 पॉइंट और पढ़ने हैं। फिर एक चीज और समझिएगा, यहां पर एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे एक ऑप्शन है, वो कौन से तो पेज नंबर पे है, आप लोग आइए, एनसीआई के ऊपर एक ऑप्शन लिखना, हाँ जी ये रहा, देखो, रिटर्न पुट ऑप्शन ओवर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कंसोलिडेशन के अंदर, ठीक है ना। इस चीज को हमको यहां पे नहीं पढ़ना, एक बार इस चीज को हम लोग कंसोलिडेशन के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बिकॉज इसके अंदर इंड एस 110 का गाइडेंस है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में समझना होगा, सो दैट इन्वॉल्व्स मोर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, सो ड्यूअल चीजें आपकी ना हो, वहीं पे इस चीज को हम लोग पिकअप करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है कि आज हो गया बाद में खेल खत्म, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड होने के बाद में हर स्टैंडर्ड में काम आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि लास्ट क्लास में ना मैंने आपको यहां पर जो एक चीज बताई थी, आई वॉज वॉचिंग माई ओन रिकॉर्डिंग, तो यहां पे मैंने कुछ ऐसा बोला था कि ये जो इंड एस 28 यहाँ के जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये कंसोलिडेशन में डील होंगे वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, ये बेसिकली इंड एस 28 जो है ना, ये हमें इक्विटी अकाउंटिंग सिखाएगा। क्या सिखाएगा? इक्विटी अकाउंटिंग। और ये इक्विटी अकाउंटिंग कहां पे है? इंड एस 28 में है सर, दिस इज नॉट इन इंड एस 32 और 109। तो बेसिकली इंड एस 28 लगेगा तो आपका 32 और 109 नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, इंड एस 28 लगता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इंड एस 28 जो है वो अप्लाई कहां पे होता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए ना, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसमें आपके दो ऑप्शन है, एक तो कॉस्ट पे आप इनको कैरी कर सकते हो और एक आप 109 लगा सकते हो। एक आप क्या लगा सकते हो? 109, ये स्टैंडर्ड आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो कॉस्ट पे कैरी करोगे तो कोई भी 32 और 109 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज पता है इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे कैरी करने का मतलब ही यही है कि आप 109 को वायोलेट कर रहे हो, बिकॉज 109 कहता है कि उसे कॉस्ट पे नहीं बल्कि फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए, या एक अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जो 109 में हम पढ़ेंगे वहां पे दिखाना चाहिए। तो देखिए 109 लगाओगे तो आपको फिर 32 और 109 दोनों लगाने पड़ेंगे, 32 और 109 दोनों लगाने पड़ेंगे। तो बता दो आप सर समरी इसकी कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन
इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर जो है ना, ये इनका क्या करें हम, इनका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करें। तो देखिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट पे कैरी कीजिए एज पर आपका इंड AS 27। ये आपका इंड AS 27 जो है इसका पैरा 10 है, वो हमें एक ऑप्शन देता है, जब हम इंड AS 27 पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी, वो हमको एक ऑप्शन देता है कि या तो आप कॉस्ट पे रख लो इसको, या 109 या 32 दोनों लगा के आप उसको रख लो। ये आपका इररिवोकेबल ऑप्शन है। ऐसी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी, बराबर। लेकिन यहां आते आते पता नहीं मैंने क्या बोल दिया कि ये जो है ना, ये इंड AS 28 जो है, ये इंड AS 28 जो है ना, यहां पर मैंने कह दिया कि देखना, आप लोग प्रीवियस लेक्चर को रेफर करना, मैंने यहां पे ऐसा कह दिया है लास्ट लेक्चर के अंदर कि जब ये कॉस्ट पे होंगे, जब ये कॉस्ट पे होंगे तो 32 और 109 स्टैंडर्ड लगेगा। मतलब ये मेरा कहने का मतलब नहीं था। देखिए कॉस्ट पे होंगे तो 32 109 लग ही नहीं सकता है, कॉस्ट पे होंगे तो सर कॉस्ट ही लगेगा, सिंपल सी बात है। सिंपल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ये इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैरी करेंगे। 32 और 109 तो सर अलग से ही लगते हैं। तो ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कब होंगे और कब नहीं होंगे, तो इसका कंक्लूजन समरी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सीधी बात है, ये आपका फाइनेंशियल एसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा कब और नहीं होगा कब? होगा सर जब आप इस पर 32 और 109 सिलेक्ट करेंगे कि हमें इस पर 32 और 109 लगाना है, और नहीं होगा कब? जब आप इसको कॉस्ट मॉडल पे कैरी करेंगे। ये सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर के अंदर यहां पर कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस की वजह से मैंने यहां पे कुछ गलत बोल दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। तो 32 और 109 जो है ना, सीधी बात है, जब आप इसको 109 के वैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आओगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये आपके फाइनेंशियल एसेट बन जाएंगे। अदरवाइज ये कॉस्ट पर कैरी रहेंगे। अदरवाइज ये किसके ऊपर कैरी किए जाएंगे? कॉस्ट के ऊपर कैरी किए जाएंगे। बाकी इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग कंसोलिडेशन के एरिया में करेंगे। तो ये एक आपको यहां पे ध्यान रखना था, जो इस चीज को प्लीज आप अपडेट कीजिएगा, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम, है ना। लास्ट लेक्चर से कंपेयर कर इस चीज को आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब अपना सिर्फ एक वीडियो और रहता है इंड AS 32 के अंदर, जहां पे मैं आपकी ये तीनों चीजें जो है वो कवर कर दूंगा। एक तो आपका ऑफसेट का प्रोविजन है, राइट, एक इंटरेस्ट, डिविडेंड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन सब की अकाउंटिंग है, और एक है सबसे लास्ट में जिसे हम कवर करेंगे, कार्व आउट। यानी हम जो पढ़ रहे हैं अभी तक, जितने भी बातें हमने पढ़ी, वो सारी की सारी बातें पता है, वो सारी की सारी बातें पता है आप लोगों को, कॉमन है। किससे कॉमन है? हम पढ़ रहे हैं इंड AS 32, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंड AS नंबर 32, राइट। इसका करस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? IAS 32। इसका करस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32। तो सर ये कितने सिमिलर हैं और ये इनमें कितना डिफरेंट मतलब प्रोविजंस है, इसकी जानकारी हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट में लेंगे, बाय वे ऑफ द स्टडी ऑफ कार्व आउट, कि इंडिया ने क्या कार्व आउट लिया है ना। बस ये कार्व आउट को पढ़ते ही आपका, देखिए बेसिकली आपका इंड AS 32 अब कितने एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो चुका है। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर CA फाइनल फर्स्ट ग्रुप, आपने IAS 32 भी पढ़ लिया है। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर CA फाइनल ग्रुप नंबर 2, दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आपने ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट किया है, आपका IAS 32 कवर हो गया है, करेक्ट। And if you are going to pursue, diploma and certification courses of IFRS from the ACCA Institute, तो भी आप इन्हीं लेक्चर से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बेसिकली तो आपके सारे के सारे प्रोविजन जो है वो IAS 32 और इंड AS 32 के सेम है, एक्सेप्ट दिस कार्व आउट। और जब हम इन कार्व आउट को पढ़ लेंगे ना, तो हमारा दोनों ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे अपने लोग बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, ये आपका ऑफसेट का प्रोविजन, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग, इंटरेस्ट डिविडेंड की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अकाउंटिंग के बारे में जो 32 हमें कहता है, और लास्ट ये कार्व आउट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।